करता रोबो डोरेमोन। तो ये है डोरेमोन जिसके अंदर दिमाग है, जो पहले ऐसे ही यूएस दिखा करता था। अब ये बन चुका है नोबिता जिसके अंदर ब्रेन ड्रेन हो चुका है। जब भगवान दिमाग बांट रहे थे ना, तो ये छलनी लेके बैठा होता। आप इसके एक्शंस के थ्रू आपको इसको दिख ही सकता है कि कैसे ये यहाँ पे थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कंटेक्स में कि यूएस के अंदर जितने भी पहले बच्चे एडमिशन लिया करते थे ना, आजकल के समय पे वो नहीं ले पा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, ये यूएस के अंदर ब्रेन ड्रेन होता चले जा रहा है। पहले यूएस के अंदर ब्रेन हुआ करता था, अब जाके ये ड्रेन हो रहा है। तो ये ड्रेन जो होगा, ये किसी ना किसी कंट्री के लिए तो गेन होगा, तो दूसरी कंट्रीज को इससे गेन होने वाला है। तो अब इसी के रीजंस क्या-क्या हैं? तो रीजंस है रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसी, उसके अलावा F1 वीजा कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे लगभग 36 टू 38% का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 40% से अबव का रिफ्यूजल देखने को मिल रहा है। ओपीटी प्रोग्राम्स के ऊपर थ्रेट, यहाँ पे नए एक्ट लेकर आए गए हैं जिसके कारण ओपीटी प्रोग्राम को ही बिल्कुल समाप्त करने की, बंद करने की बात की जा रही है। पॉलिटिकल हॉस्टाइल क्लाइमेट फॉर द फॉरेन नेशनल, ये H1B ये जो स्टेट है, इस तक पहुंचने में ही ना बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी। ये सभी चीजें यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी के थ्रू लगाई जा रही हैं, तो ये मेजर रीजंस बन रही है। और आज इन्हीं को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को ये भी समझ में आएगा तो आप लोगों के लिए अदर अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी कंट्रीज में है, और ये जो गेन है फिर ये गेन किस कंट्रीज में शिफ्ट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, अगर यूएस से हम लोग हट जाते हैं कि लेट से यूएस के अंदर यहाँ ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, तो कौन कौन सी अदर कंट्रीज है? कनाडा है हमारे पास जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, इसके अलावा हमारे पास अदर कंट्रीज, ब्रिटिश है, पूरा यूरोपियन यूनियन है। तो इन सभी के थ्रू हमारे पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस खुल जाते हैं। और ये जो कोलैप्स हो रहा है ना अमेरिकन टैलेंट गेटवे का, तो इस कोलैप्स के कारण होगा क्या, ये कर क्या रहे हैं, ये जो फनल है इसको नीचे नीचे जाते हुए बहुत नैरो करते चले जा रहे हैं। और नैरो करने की वजह से ये इंडियन स्टूडेंट या फिर एशियन कंटिनेंट की मेजरली स्टूडेंट्स का कर क्या रहे हैं, ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसको रोक रहे हैं कि यहाँ तक ये पहुंच ही ना पाए। अब जितने भी एम्बिशियस इंडिया, चाइना और मेजरली एशियन कंटिनेंट के स्टूडेंट्स हैं जो बहुत एम्बिशियस है कि भाई हमें यूएसए में जाके पढ़ना है, हमें उसके बाद सिलिकॉन वैली के अंदर काम करना है, हमें बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर काम करना है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि F1 वीज़ा ही वो सबसे पहले ले पाए। और ग्रेजुएशन के बाद फिर ओपीटी जो प्रोग्राम्स होते हैं, ओपीटी का मतलब होता है आपका यहाँ पे ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि यहाँ पे बच्चे परस्यू करते हैं आफ्टर देयर ग्रेजुएशन और इन बिटवीन देयर ग्रेजुएशन। तो ये जो कन्वर्ट होते हैं H1B1 वीजा के स्टेटस में, मतलब तो ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं यूएसए इनके लिए। तो इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें अगर यूएस की, कि अगर डाटा के साथ हम लोग बात करें, लगभग 12,776 जो टोटल स्टूडेंट्स है ना, सिर्फ उनको अप्रूवल मिला 2025 में। आप सोच रहे होंगे मैम 12,776 छोटा डाटा थोड़ी है। तो यहाँ नीचे देखो ना, 2024 में लगभग 40,000 से अबव स्टूडेंट्स जो है ना यूएस के अंदर जाके पढ़ रहे थे। आज वही नंबर जो है ना 12,000 में कन्वर्ट हो चुका है। तो कैसे इतना बड़ा नंबर नहीं है? 36% के लगभग यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप इंडिया की बात करेंगे ना, इंडियन स्टूडेंट को लगभग 40% के अप्रॉक्स डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इंडियन स्टूडेंट के लिए सबसे पहले बिग रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। टोटल यूएसए ने 97,000 F1 जो वीजा है ना उसको वर्ल्ड वाइड अलॉट किया। ठीक है, उसके अंदर अगर इंडिया का पार्ट देखोगे, इंडिया के अंदर धीरे धीरे मेजर डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। पर आपको नहीं लगता इसमें कोई ना कोई तो रीजन रही होगी? तो एक रीजन मैं आपको बताती हूँ, हाल फिलहाल की अभी न्यूज कवरेज में भी बहुत चल रहा था, जेडी विंस आए थे यहाँ पे, इंडिया में आकर ही इंडिया के लोगों के लिए कह के गए कि मैं नहीं चाहता इंडिया एक नई सुपर पावर बन जाए। उनको थ्रेट चाइना से नहीं है, उन्हें चाइना के अलावा इंडिया से ज्यादा थ्रेट हो रहा है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो प्रिडिक्ट किया गया वो ये किया गया था कि यहाँ इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी बनने जा रही है। और यूएस इसके अलावा भी नहीं चाहता कि उनके डोमेस्टिक जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उससे पहले जो प्रेफरेंस है ना बाहर की यूनिवर्सिटीज के या फिर बाहर के बच्चों को मिले। तो स्टूडेंट वीजास को क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, और मेजरली इंडिया के लिए मेजर डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सभी डिक्लाइंस की बहुत सारी अदर रीजंस भी रह सकती है। अब हम ना एक बार बात करते हैं H1B होल्डर्स की। आपको बताऊं 75% ना H1B होल्डर्स जो है वो इंडियन ही है। फिर भी इसके अलावा, इसके बावजूद भी यूएस क्या कर रहा है, यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है इंडियन स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन। 61% स्टूडेंट्स का वीजा एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, रिफ्यूजल मिलता है उन्हें। तो इसके बहुत सारे मेजर रीजंस हो सकते हैं। वो नहीं चाहता है यूएसए कि अब जो पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनके यहाँ पे पॉपुलेशन है इंडिया की, वो और इंक्रीज करे, बल्कि ये चाहता है ये और डिक्रीज कर जाए।
पर आपको पता है इंडिया के यंगस्टर्स जो हैं, जो यहाँ पे फॉरेन जाके मेजरली यूएसए में जाकर अप्लाई करने की सोचते हैं ना पढ़ाई के लिए, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं। और यही मेजरली होते हैं जो सीईओ बने होते हैं, वहाँ के सीओओ बने होते हैं, वहाँ के कंपनीज की बैकबोन बनकर उसे संभाल रहे होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन इन अमेरिका की अगर आप बात करें तो बियॉन्ड द वीजा इशुएंस, पोस्ट ग्रेजुएशन का पाथवे जो इन्होंने बहुत ही असॉल्ट कर दिया है। अब यहाँ पे एक एक्ट आया, द फेयरनेस फॉर द हाई स्किल्ड अमेरिका एक्ट 2025। ये क्या करेगा, ये ओपीटी जो है ना, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है, इस प्रोग्राम को बिल्कुल ही खत्म कर देगा। इससे होगा क्या कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक ग्रेजुएट्स है ना, उनको ज्यादा जॉब कंपटीशन में दिक्कतें नहीं आएंगी। और इसके कारण जो दूसरे हमारे यहाँ के बच्चे यूएस में अगर पढ़ने गए हैं, तो उनको बोल दिया जाएगा जाओ अपने घर पे जाके जॉब लो, मतलब अपनी होम कंट्री में जाकर तुम लोग जॉब का ऑप्शन जो है ऑप्ट करो। यहाँ पर तुम्हें जॉब या फिर यहाँ पे तुम्हें जो भी इंटर्नशिप है वो करने को नहीं मिलेगी। तो H1B वीज़ा तक पहुँचना तो एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म का ड्रीम ही हो गया हमारे यहाँ के लोगों के लिए। तो जितने भी बच्चे इंडिया के ना प्लान कर रहे थे यूएसए में जाके पढ़ने के, उनका एक गाना जो दरिया बिल्कुल सूट करता है, सारा जग छट के मैं तेनू ही है चुनिया। पर जो एमी विर्क की दूसरी लाइन होती है ना, वो इनको सूट करेगी। पै गया हंजुआ दा दरिया, कि आपको रोना पड़ेगा कि यूएसए ने तो अपने गेट्स जो हैं बिल्कुल क्लोज कर दिए। पर ये आंसू जो है ज्यादा देर के नहीं है, क्योंकि आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। दूसरे डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने यहाँ पे गेट्स ओपन कर दिए हैं। दूसरी डिफरेंट कंट्रीज ने क्या किया है, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, या फिर यहाँ पे जापान है, यहाँ के आपको गेट्स हमेशा ओपन मिलेंगे। और जर्मनी ने इसी का बहुत बड़ा एक रेशियो जो है इसमें बताया भी कि भाई मेरे को 2024 में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स का डाटा मिला जो कि हमारे यहाँ पे साइंस में एनरोल करवा रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि साइंस की स्ट्रीम या फिर इंजीनियरिंग की स्ट्रीम में इतना फायदा हो जाता है। तो अभी उसकी भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो एनरोल करते थे यूएसए के अंदर, वो लगभग 17% से ना 2025 के अंदर फेल डाउन हो चुके हैं, 2024 से हम लोग अगर रेशियो का अनुमान लगाएं तो। और इकोनॉमिक्स ने बताया है कि अगर ये धीरे धीरे रेशियो डिक्लाइन होता है तो इंटरनेशनल जो टैलेंट यहाँ पे यूएसए के अंदर आता था वो धीरे धीरे यूएस की इकोनॉमी को भी वीक कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये लीडिंग इनोवेशन इकोनॉमी बताई जाती थी। तो इनोवेशन तो बाहर के बच्चे भी आकर करवा रहे थे। और ये इनोवेशन कहाँ से थी, मेजरली साइंस एंड टेक से थी। और अगर ये डिक्लाइन होता है, ये नंबर डिक्लाइन होता है, तो दूसरी कंट्रीज को इससे फायदा होगा, क्योंकि वो बच्चे वहां चले जाएंगे और इनोवेशन दूसरी कंट्रीज में देखने को मिलेगी। तो टैलेंट की जो पोजीशन है वो शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। इससे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि ट्रंप का, ये देखो एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी ये देखो छपा हुआ था, कि ट्रंप का जो ब्रेन ड्रेन है ना वो दूसरों के लिए, यानी कि मेजरली यूरोप के लिए बहुत बड़ा गेन होगा। 2/3 जो है ना सिलिकॉन वैली के अंदर यूएस के खुद के फॉरेन बॉर्न, मतलब कि वर्कर्स जो है वो फॉरेन बॉर्न काम करते हैं। तो इस सिलिकॉन वैली के अंदर अगर 2/3 ही बाहर के बच्चे आकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस यूएस के लिए बहुत बड़ी सोचने वाली बात हो गई थी, जिसके कारण अब यूएस चाहता है हमारे डोमेस्टिक बच्चे यहाँ पे ज्यादा आए और हमारे खुद के बच्चे जो है ना ज्यादा पढ़ाई में आगे बढ़े, जिसके कारण ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते चले जा रहे हैं। पर इससे होगा क्या, अल्टीमेटली जो रियल टैलेंट है ना ये इसको इग्नोर करेगा। राइट। और अगर हम साइंस की बात करें, जैसे अभी हम लोगों ने साइंस की बात करी थी, तो अमेरिका ग्रेट फॉर द साइंस, तो ये होगा क्या, अमेरिका का ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। क्योंकि आपको बताऊं साइंस एंड टेक एक ऐसा है, अगर आप लोग इसको यहाँ से हटा देंगे तो वर्कफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा। यूएस इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस जो है ना वो दूसरी कंट्री से कॉम्पिटिट नहीं कर पाएगी। नेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल लीडरशिप, इन सभी में जो आगे दिखाई देता है वो पीछे हो जाएगा, क्योंकि दूसरी कंट्रीज इसका एडवांटेज उठा लेगी। और आपको बताऊं रिसर्च में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज में, इन सभी में ना ये रोल देखने को मिल रहा है कि यूएस ने अगर यहाँ पे एक स्टेप लिया तो रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है, इसके अलावा इनोवेशन, ये सभी दूसरी कंट्री जैसे जर्मनी हुआ, जापान हुआ, यहाँ देखने को मिलने वाली है। तो अमेरिका का ब्रेन ड्रेन जो है वो रियलिटी में ही काम करेगा। तो ग्लोबल रीडिस्ट्रीब्यूशन की सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी अब कंट्रीज है जहां पे फायदा मिलने वाला है। तो अगर आप लोग सोच रहे थे यूएसए में जाकर पढ़ने की ना, तो आप लोगों के लिए अदर ऑप्शंस भी खुले हुए हैं, जैसे जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, बहुत से अदर ऑप्शंस है। सबसे पहले हम लोग जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी ने बताया कि जब से यूएस ने ये अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, तो तब से हमें बहुत फायदा मिला है, क्योंकि 35,000 इंडियन स्टूडेंट हमें 2024 के अंदर मिले, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि इतने सारे इंडियन स्टूडेंट, वो भी साइंस की फील्ड में, वो भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में। और अगर स्टेम एजुकेशन के अंदर ज्यादा
लोग अगर आते हैं ना तो एक कंट्री को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उनकी वर्कफ़ोर्स जो है ना और टैलेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और ह्यूमन एसेट के अंदर कन्वर्ट होती है। और अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे जर्मनी ने एक तरह से अपने आप को कैसे एडवर्टाइज़ किया, ये कहते हैं हम लोग लगभग यूएस से अगर कंपेयर करें तो 40 से 60 लाख कम कॉस्ट पे, मतलब कि कम लागत पे ना हम लोग पढ़ाई करवाएँगे, जहाँ पे हम ट्यूशन फ़ी ना के बराबर लेंगे। तो हमारी पढ़ाई जो कि चीपर होगी, पर हमारी पढ़ाई बेस्ट क्वालिटी की होगी। ऐसे ही क्या कहा कि चूज़ यूरोप फॉर द साइंस। अगर आप लोगों को साइंस में आगे बढ़ना है, करियर बनाना है, तो साइंस के लिए तो आपको यूरोप को ही चूज़ करना चाहिए। और अब इसी पे यूरोप ने क्या किया, अब इसी पर ना यूरोप की स्टेटमेंट देखते हैं। तो यूरोप कहता है चूज यूरोप फॉर द साइंस, कि अगर आप लोग साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं ना तो आपको यूरोप को चुनना चाहिए। इन्होंने कहा लगभग 500 मिलियन यूरोस का ना हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैक दे रहे हैं आपको, किस चीज का, ग्रांट्स का, यहाँ पे फेलोशिप्स का। इसके अलावा आप लोगों को रियलोकेशन सपोर्ट हम लोग पूरा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिवरेज देंगे इमिग्रेशन के लिए, और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए भी काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को देने वाले हैं। तो एक टैलेंट वीजा, जर्मनी गेन नेटवर्क, साउथ कोरिया का ब्रेन रिटर्न्स, ये सभी प्रोग्राम के थ्रू क्या हो रहा है, दूसरी कंट्रीज को फायदा मिलेगा। जैसे फ्रांस के बारे में बात कर ले अभी, तो चूज फ्रांस फॉर साइंस, सेम एज यूरोप ने कहा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए ये सभी चीजों को प्रमोट करवाया जा रहा है। इसके साथ सेफ प्लेस फॉर द साइंस प्रोग्राम, तो ये भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ की जो कंट्री की यूनिवर्सिटीज है वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट है साइंस के प्रोग्राम्स के लिए। इसके साथ साथ दूसरी अदर यूनिवर्सिटीज की भी ये प्रमोशन करते हैं, नीदरलैंड्स को स्टैब्लिश करते हैं ताकि वहाँ पे फंड के लिए फॉरेन रिसर्चर्स को ये स्टैब्लिश कर सके, यहाँ पे रिक्रूट कर सके। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यहाँ पे ये बोलता है हमारी ऑन वीजा पॉलिसीज है जो अनसर्टेनिटीज के साथ बेशक से है, पर आप लोग के लिए बेहद फायदेमंद रहेगी। इंडियन स्टूडेंट जो है डिमांड करते हैं यूके में जाकर पढ़ाई करने की। और आपको बता दूं स्पेशली जर्मनी की, जर्मनी के अलावा न्यूजीलैंड, फ्रांस और इसके अलावा आयरलैंड की। तो ये सभी हमारे यहाँ पे बहुत ग्रोइंग एक प्लेसेस बन चुकी हैं जहां से हम लोग इंडियन स्टूडेंट या फिर हम कहें वर्ल्ड वाइड से भी यहाँ पे बच्चों को ग्रैब कर रहे हैं। अब यूएस से पहले हम लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इन बच्चों की मिलती है, क्योंकि डिमांड जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सभी को दिखाई दे रहा है यूएसए क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो शिफ्ट कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये शिफ्ट दिखाई दे रही है फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, या फिर हम लोग बात करें दुबई के लिए, तो दुबई भी आजकल की सबसे बड़ा एजुकेशन हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यूएसए का इस तरीके का ब्रेन ड्रेन था। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।